प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के आधुनिक हिंदी गद्य की विधाएं शीर्षक पर बात करेंगे। मैं डॉक्टर शिवशरण कौशिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य की विधाएं प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक कथात्मक गद्य और एक कथेतर गद्य। कथात्मक गद्य में मूल रूप से कहानी पर केंद्रित जो विधाएं हैं, जैसे उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, एकांकी आदि है, इन पर केंद्रित विधाएं कथात्मक गद्य कहलाती हैं। और कथेतर यानी कथा से इतर, अर्थात जो कहानी पर केंद्रित नहीं है और कहानी से अलग जो गद्यात्मक विधाएं हैं, जिसमें आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, संस्मरण, यात्रावृत्त, इस प्रकार की तमाम दूसरी विधाएं हैं, उन पर हम बात करेंगे। जब हम गद्य की विधाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले गद्य की सरल और व्यापक और सर्वमान्य परिभाषा निर्धारित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि जिस शब्दार्थ युक्त भाषा का साधारण बातचीत में प्रयोग किया जाता है वही गद्य है। अर्थात ऐसे वाक्य, ऐसे शब्दों का संयोजन जो साधारण बातचीत में प्रयोग किया जाता हो और वो सार्थक हो। इससे भिन्न पद्य में हम एक प्रकार की असाधारण भाषा जो पद्यात्मक होती है, काव्यात्मक होती है, उसका प्रयोग करते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार की क्रमबद्धता होती है, ताल और लय की योजना होती है, और जो वाक्यगत शब्दों के साधारण क्रम हैं वो क्रम विशिष्ट प्रकार के होते हैं। गद्य में वाक्य योजना के जो क्रम हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। अतः जो गद्य का जो लक्ष्य है वो सहज, सरल और सीधे और निश्चित प्रयोजन युक्त है। भामह के शब्दों में, जो बहुत ही प्रसिद्ध एक प्रकार से हिंदी के, और हिंदी नहीं बल्कि संस्कृत वाङ्मय से हिंदी में उनको माना जाता है, जिन्होंने काव्यालंकार ग्रंथ लिखा है, उनके अनुसार शब्दों में प्रकृति और अनुकूल शब्दार्थ को प्रेषित करने की जो शक्ति है वो गद्य में होती है। पद्य का भी व्यवहार निश्चित प्रयोजन के लिए हो सकता है। इस प्रकार से भारतीय जो प्राचीन शास्त्र हैं और विज्ञान के विषय हैं वो भी पद्य में ही लिखे जाते थे, परंतु उनमें सर्वत्र जो शब्दार्थ की सरलता है, जो सुगमता है, वो नहीं रहती थी। तो कहा जा सकता है कि शब्दों की जो विशिष्ट योजना है, उस विशिष्ट योजना में एक प्रकार की कृत्रिमता आ जाती है। आधुनिक हिंदी गद्य का जो सही विकास है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के उदय के साथ होता है। भारतेंदु के समकालीन जो दूसरे रचनाकार हैं उनमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने हिंदी गद्य को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बनारस से बनारस अखबार का संपादन आरंभ किया, और इस युग के दूसरे महत्वपूर्ण लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह, जो विशुद्ध हिंदी के समर्थक थे। उन्होंने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा नीति का विरोध किया तथा अपनी स्थापना दी कि हिंदी और उर्दू अलग अलग बोलियां हैं। भारतेंदु युग के अन्य लेखकों में बाबू देवकीनंदन खत्री, बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, श्रद्धाराम फुल्लौरी, किशोरीलाल गोस्वामी, लज्जाराम मेहता आदि के नाम आते हैं, जिन्होंने हिंदी गद्य में महत्वपूर्ण अपना रचना कर्म किया और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन लेखकों ने गद्य की अनेक विधाओं में लिखा और अनेक विधाओं को अपने लेखन का माध्यम बनाया।
हिंदी गद्य के क्षेत्र में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और भी महत्वपूर्ण काम किया और उन्होंने हिंदी गद्य को एक नई गति प्रदान की। हिंदी का प्रचार प्रसार तथा हिंदी के स्वरूप को स्थायी करने के लिए, उसको एक स्वरूप प्रदान करने के लिए द्विवेदी जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। एक समय सरस्वती पत्रिका भारत की हिंदी चेतना की सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त मंच बन गई थी। द्विवेदी युग में हिंदी गद्य का बहुविध विकास हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माधव प्रसाद मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गोपाल राम गहमरी, लाला भगवान दीन आदि लेखकों ने हिंदी गद्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी गद्य का जो प्रौढ़तम रूप है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके बाद के लेखकों की रचनाओं में मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जहाँ विवेचन शैली की गंभीरता का सर्वोत्कृष्ट रूप दृष्टिगोचर किया, वहीं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा आदि की शैली में भी गद्य की सरसता, चित्रात्मकता एवं कलात्मकता के श्रेष्ठ उदाहरण उपलब्ध होते हैं। आज की हिंदी गद्य विषय के क्षेत्रों की व्यापकता और साहित्य के रूपों की विविधता और गद्य की विभिन्न शैलियों की पूर्णता की दृष्टि से अत्यंत गंभीर, व्यापक और समृद्ध है। अब हम बात करते हैं कथात्मक गद्य विधाओं की, जिनमें उपन्यास, कहानी, नाटक और एकांकी है। चूँकि हमारा जो ये पाठ है ये एक प्रकार से कथेतर गद्य विधाओं पर केंद्रित है और महत्वपूर्ण कथेतर गद्य विधाओं में निबंध, ललित निबंध, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वर्णन, रिपोर्टाज, डायरी, साक्षात्कार, गद्य काव्य, वार्ता, फीचर इत्यादि कथेतर गद्य की विधाएं हैं। जहाँ तक निबंध का प्रश्न है तो निबंध मौलिक जो अर्थ है निबंध का वो है बांधना या रोकना। हिंदी में इसके अनेक पर्याय रूप भी मिलते हैं, जैसे प्रबंध, लेख, रचना एवं प्रस्ताव आदि शब्द प्रचलित हैं। वास्तव में निबंध उस गद्य रचना को कहा जाता है जिसमें लेखक निर्णायक ढंग से किसी विषय पर प्रकाश डालता है। निर्णायक रूप से का आशय है कि वह उस विषय पर कुछ मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित करता है। इस प्रकार से निबंध अपने मौलिक अर्थ में विपरीतता लिए हुए और बंधनहीन है। इसमें लेखक स्वच्छंदता पूर्वक अपनी बात कहता है। स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता और आत्मीयता निबंध के प्रमुख गुण माने गए हैं। आधुनिक युग में निबंध का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। हिंदी निबंध का जन्म और विकास आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण देन है। हिंदी निबंध के विकास को 3 कालों में विभाजित किया जाता है। पहला भारतेंदु काल 1850 से 1900 ईस्वी तक, दूसरा द्विवेदी शुक्ल काल 1901 से 1947 तक और तीसरा अधुनातन काल 1948 के पश्चात अब तक का। अंतिम काल जो तीसरा काल है अधुनातन काल, उसमें विचार प्रधान, भाव प्रधान, प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्य प्रधान, वर्णन प्रधान आदि अनेक प्रकार के निबंध लिखे गए हैं। आज हिंदी में निबंध विधा अपने उच्च शिखर पर है। दूसरी जो विधा है वह है आत्मकथा। आत्मकथा जीवनी का ही एक प्रकार है जिसमें लेखक स्वयं अपने बीते हुए जीवन का सिंहावलोकन करता है और एक व्यापक पृष्ठभूमि में अपने जीवन का महत्व दिखलाता है। यानी आत्मकथा का जो लेखक है वह स्वयं अपनी जीवनी लिखता है, वह स्वयं ही उसका लेखक है। आत्मकथा का उद्देश्य आत्मांकन द्वारा अर्थात उसके जीवन के अनुभवों के महत्व को रेखांकित करना और आत्म परिष्कार तथा आत्मोन्नति करना होता है। यानी अपने अनुभवों को सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करना
अपनी आत्मा की उन्नति करना आत्मकथा लिखने का एक बड़ा उद्देश्य है। लेखक के अनुभव का लाभ अन्य लोग भी उठा सकते हैं। इसमें लेखक अपने जीवन पर जो प्रकाश डालता है उससे युग विशेष की मानसिक संरचना का भी उसके जीवन के माध्यम से पाठक को बोध होता है। आत्मकथा लेखन में लेखक को आत्मश्लाघा यानी स्वयं की प्रशंसा और आत्मसंकोच यानी स्वयं के बारे में जो आवश्यक है उतना भी न बताने के दोनों ही भावों से बचना चाहिए। अर्थात ना तो स्वयं की अत्यधिक प्रशंसा करनी चाहिए और ना ही अपने बारे में जो कहना आवश्यक हो उसे कहा भी जाना चाहिए। यानी कि जो कहना आवश्यक है उसको कहा जाए और जो प्रशंसा में हो, अनावश्यक हो, उसे न कहा जाए। इसमें दोषों का उद्घाटन यानी अपने स्वयं के दोषों का उद्घाटन भी शामिल है। जहाँ आत्मसंकोच की प्रवृत्ति इसमें आती है तो वो एक अच्छे निबंध को लिखने में बाधा पहुंचाती है। वहीं आत्मश्लाघा यानी स्वयं की प्रशंसा की प्रवृत्ति भी एक निबंध को अरुचिकर बना देती है। इस प्रकार से तटस्थ रहकर आत्मकथा लेखक को अपने लेखन में अपने जीवन के गुण दोषों को प्रकट करना चाहिए। हिंदी में प्राचीन काल से आत्मकथा लेखन की प्रवृत्ति प्रचलित है। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 ने आत्मकथा लिखी। कालांतर में अनेक कलात्मक और वैज्ञानिक आत्मकथाएं लिखी गईं, जिनमें स्वाभाविकता, सत्यवादिता तथा निष्कपट आत्म प्रकाशन के गुण विद्यमान हैं। कथेतर गद्य की एक और विधा है रेखाचित्र। जिस प्रकार कोई चित्रकार थोड़ी सी रेखाओं के द्वारा एक सजीव चित्र बना देता है, उसी प्रकार रेखाचित्र लेखक थोड़े से शब्दों में किसी वस्तु अथवा घटना का चित्रण कर एक रेखाचित्र बना देता है। रेखाचित्रकार का मुख्य उद्देश्य अपनी शब्द रेखाओं के द्वारा पाठक में संवेदना जागृत करना होता है। इसमें अनुभूत जीवन का सत्य व्यक्त होता है। रेखाचित्र में एक ही वस्तु, घटना या चरित्र प्रधान होता है, जिसमें संबंधित प्रमुख विशेषताओं को उभारा जाता है। रेखाचित्र में संस्मरण और रेखाचित्र दोनों में वैसे तो एक विभाजक रेखा खींचना अत्यंत कठिन है, लेकिन संक्षेप में ही ये कहा जा सकता है कि रेखाचित्र वस्तुनिष्ठ है और संस्मरण व्यक्तिनिष्ठ। कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि रेखाचित्र और संस्मरण दोनों में क्या अंतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेखाचित्र वस्तुनिष्ठ है और संस्मरण व्यक्तिनिष्ठ, यानी व्यक्ति पर केंद्रित, व्यक्ति के जीवन की घटनाओं पर केंद्रित संस्मरण होता है और बाह्य जगत में जो घटनाएं हैं उन घटनाओं पर केंद्रित रेखाचित्र है। यथार्थ अनुभूति, संवेदनशील दृष्टि, तटस्थता तथा सूक्ष्म निरीक्षण रेखा चित्रकार के आवश्यक गुण हैं। हिंदी में 1929 में प्रकाशित पंडित पदम सिंह शर्मा के पद्म पराग को इस कला का जनक कहा जाता है। इसके बाद हिंदी रेखा चित्रों में निरंतर विकास होता रहा। महादेवी वर्मा की इसमें प्रमुख भूमिका है। एक और कथेतर गद्य की विधा है संस्मरण। इसमें किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान की विशेषताओं को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि वह अपने आप में एक छोटी सी इकाई बन जाता है। इसमें कहानी, व्यंग्य विनोद, वर्णन, विवरण, रेखाचित्र आदि का मिश्रण होता है। यह व्यक्ति अथवा स्थान के गहरे संपर्क के आधार पर ही लिखा जा सकता है। संस्मरण के मूल में अतीत की स्मृतियाँ होती हैं, जो व्यक्तिगत जनसंपर्क का परिणाम होती है। संस्मरण लेखक केवल महत्वपूर्ण बातों को ही ग्रहण नहीं करता, वरन छोटी छोटी घटना को भी लेकर सूक्ष्मता के साथ अंकित कर देता है। हिंदी संस्मरण विधा का उद्भव और विकास रेखाचित्र के साथ ही हुआ है। हिंदी में प्रसिद्ध साहित्यकारों और महापुरुषों से संबंधित संस्मरण ही अधिक लिखे गए हैं। अगली कथेतर गद्य विधा है यात्रा वृत्त। यात्रा
दरअसल मानव का मूल स्वभाव होता है, ऋतु परिवर्तन हो, स्थानों की विविधता हो, प्रकृति के सौंदर्य का आकर्षण हो, ये सब मनुष्य के मन में एक प्रकार का उत्साह और उल्लास पैदा करते हैं और इसी उल्लास की भावना से प्रेरित होकर वह यात्रा के लिए निकल पड़ता है। जब कोई साहित्यिक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति यानी कोई साहित्यकार, कोई रचनाकार अपनी मुक्त अभिव्यक्ति को शब्दबद्ध करता है, यानी अपने अनुभवों को शब्दों के माध्यम से वो लिखता है, तो उसे हम यात्रा साहित्य या यात्रा वर्णन कहते हैं। भारत में यात्राएं अनेक महापुरुषों ने की हैं और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तों का वर्णन भी किया है। इसलिए ये जो यात्रा वर्णन है आधुनिक गद्य की महत्वपूर्ण विधा है। राहुल सांकृत्यायन हिंदी के महत्वपूर्ण यात्रा वृत्त लेखक रहे हैं। इसके बाद है रिपोर्ताज। रिपोर्ताज शब्द मूलतः फ्रेंच भाषा का है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। किसी घटना को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत कर देना रिपोर्ट कहलाता है, लेकिन उसी को साहित्यिक सरसता तथा कलात्मकता के साथ प्रस्तुत करना रिपोर्ताज है। यानी सामान्यतया लिखना रिपोर्ट है और सरसता के साथ, कलात्मकता के साथ लिखना रिपोर्ताज है। यह एक प्रकार की रोचक पत्रकारिता का अंग है। समाचार पत्रों में लिखी गई जो रिपोर्ट है उसमें तथ्य होते हैं, तात्कालिकता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, जबकि जो साहित्यिक रिपोर्ताज हैं उनमें काव्य की भाषा हो सकती है, कल्पना के सहारे उसमें घटनाओं का वर्णन होता है। उसमें लेखक तथ्यों और सत्य के प्रति एक प्रकार से आबद्ध होता है। इसलिए रिपोर्ताज को हमेशा रोचक होना चाहिए, यानी उसमें रोचकता का गुण हो, उत्सुकता हो, साहित्यिकता हो, कलात्मकता हो। यही उत्तम रिपोर्ताज के आवश्यक गुण हैं। हिंदी में ये एक प्रकार की नवीन गद्य विधा है।